जो ताज़ा खबरें हैं और जो नई डेवलपमेंट इज़हार भी किया। और जावेद हाशमी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाएँ, उनके घर, उनके स्कूल वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ बुलडोज़र चले गए च च चलाए गए हैं और उनको भी एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। हम जानेंगे क्यों और क्या वजह है कि ये उनको क्या जावेद हाशमी से किसी को क्या खतरा हो सकता है। और फाइनली जो आज तो आलमी सतह के ऊपर सबसे बड़ी खबर जो है, जो इस वक़्त फ़लस्तीन पे इज़राइली बमबारी जारी है, ख़ुसूसन वहाँ पर जो निहत्थे सिविलियंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर तकरीबन 119 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं, वो पिछले चंद दिनों में हलाक हुए हैं और 55 के से ज़्यादा बच्चे जो हैं, उनको टारगेट किया गया है। और ये जो मामला है, इसके ऊपर आज हमारी कौमी असेंबली ने करारदाद भी पास की मुत्तफ़िका। और लोग बहुत सवाल उठाते हैं कि इसमें उम्मा का क्या रोल है, मुसलमान ममालिक का क्या रोल है, ये कैसे मसला हल हो सकता है, इस पर भी कोशिश करेंगे कि हम गुफ्तगू करें। तो जी, सेठी साहब सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं शहबाज शरीफ साहब की सियासत और उनके साथ जो अ, आना-जाना, रोकना, ईसीएल से कभी वो बाहर हैं, कभी दोबारा आएँ, कुछ उसके ऊपर रोशनी डालें, हो क्या रहा है? बात ये है रज़ा कि इसी प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये बात हुई थी कि अब उनकी रिहाई होने जा रही है और बेल हो जाएगी और फिर वो जाना चाहेंगे बाहर, क्योंकि वो अपने बड़े भाई साहब से मशवरे करना चाहते हैं कि आगे रास्ता क्या लेना है, कौन सा बयानिया होना है, कौन सा रास्ता लेना है, कैसे निपटा जाए इस क्राइसिस को। और इसमें इशारे यही थे कि कुछ उनको सहूलत दी गई है कि जाइए, जाके पता कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है उनको भी ये इल्म था, ये हमने बात की थी और हमने कहा था वो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर हमने शायद ये भी कहा था कि शायद इवेंचुअली वो रोक ना पाएँ। तो अभी वो स्टेज आ गई है कि वो रोक रहे हैं। वो तो ईद के ऊपर भी काम कर रहे थे उनको रोकने के लिए और और अभी तक पूरी उनकी कोशिश जारी है कि डिले किया जाए किसी न किसी तरीके के साथ और इनको ना जाने दिया जाए। अ, तो वो सूरत हाल है इस वक़्त। सारी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है इनको रोकने के लिए। इनको सबसे बड़ा डर क्या है? क्यों? ये नहीं कि जी वो वापस नहीं आएँगे, आफ्टर ऑल वो 1 दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा वो पिछले 2-3 साल में वो बाहर गए हैं, वापस आए हैं। हालाँकि रह सकते थे अगर रहना चाहें, उनकी बाकी खानदान भी और उनमें से जो कुछ लोग हैं वो भी बाहर हैं इस वक़्त। वो रह सकते थे मगर वो वापस आ गए। अम, और अभी भी कोई इतना खदशा नहीं है कि अगर ये चले गए तो वापस नहीं आएँगे। मगर जो बात है वो ये है कि इनको रोका इसलिए जा रहा है कि ये बजट से पहले कोई ऐसी सिलसिला ये भाई बैठ के कोई ऐसी तजवीज़ पे इत्तेफ़ाक ना हो जाए, जिसके साथ आगे बजट जो है वो उसमें गवर्नमेंट को दुश्वारी आए। क्योंकि अभी कुछ दिन रहते हैं बजट की सारा ये जो काम-शाम होना है इसके लिए और सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो कहते हैं ठीक है, चलें, बढ़ते हैं आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर मसले बन सकते हैं। अ, और मगर इमरान खान साहब नहीं ये चाहेंगे कि वो कोई फैसले हों इस वक़्त और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो नरमी दिखाएँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वक़्त आया तो वो मरियम को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और 1-2 दफ़ा उन्होंने कोशिश भी की है किसी तरीके से उनको घेरा जाए। तो मगर इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल यही है कि अदालत से उन्हें परमिशन मिली है जाने की। गवर्नमेंट ने उसमें दुश्वारियाँ, रुकावटें क्रिएट की हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास केस नहीं है। अगर जिस केस के ऊपर उनको हो गई है इजाज़त, तो अब ये ईसीएल पे डालना, ये करना, इससे चंद दिनों की डिले हो सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं। और अब सुना ये कि उन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी डाल दी है कि गवर्नमेंट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अब गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है अपील तो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट टाइम खरीद रही है। जितनी देर में उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके और कोशिश उनकी ये होगी कि स्टे ले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी अभी ना जाने दिया जाए, हमारी बात पूरी सुन ली जाए। क्योंकि उनकी जो जो हाई कोर्ट के अंदर भी जो उन्होंने जो दायर की है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो तैयारी की है वो यही है कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी हाई कोर्ट ने। तो इसलिए हमें मौका दिया जाए बात करने का। तो स्टेज यहाँ तक स्टेज आई हुई है अभी। जी,
तो आपने जो पिछले जुम्मे को अपना इदारिया लिखा है नजम साहब, उसमें आपने सारा जिक्र तो किया दुनिया का, लेकिन आखिरी जुमला आपने उसमें छोड़ दिया रीडर्स के लिए। आप भी ऐसे कमाल करते हैं, मैं तो वाकिफ हूँ आपकी तहरीरों से। तो उसमें आपने कहा कि सारी तैयारियां होंगी बजट के दौरान जो है गिराने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब भी तैयार हैं, होशियार हैं और बाखबर हैं। तो उस सिलसिले में क्या आपके पास इतलात हैं या क्या आपका एनालिसिस है कि क्या अपोजिशन जो है कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है बजट के दौरान कर सकती है, और उस पर क्या उसकी कामयाबी का कोई चांस है? देखिए, मैं नहीं समझता कि बजट को एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि बजट रुक जाए। मेरा ख़्याल है एस्टैब्लिशमेंट की यही कोशिश है कि बजट पास हो जाए। अच्छा, मगर अगर बजट पास हो जाता है तो फिर और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अगर इमरान खान साहब की छुट्टी करानी है किसी न किसी पेग के ऊपर, तो मसला बन जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। इसलिए बजट, मैं समझता हूँ बजट का जो वक्त है वो इम्पोर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि बजट के दौरान ही हमला हो जाएगा, तो उसके लिए और बहुत से मसाइल हैं। देखिए, अगर तो बजट के दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बजट पास नहीं होता, इशारा आ जाता है और जहांगीर तरीन साहब के लोग इधर उधर हो जाते हैं और बजट पास नहीं होता, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि दैट मीन्स के इमरान खान इज नो लॉन्गर प्राइम मिनिस्टर। फिर असेंबली को एक नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना होता है। डिसॉल्व शॉल्व नहीं हो सकता उस वक्त कुछ भी। फिर असेंबली मीट करती है, फिर वो एक नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है जिसके पास मेजोरिटी जो शो कर सकता है। और अगर कोई मेजोरिटी शो ना कर सके तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। मगर अगर कोई मेजोरिटी शो कर सकता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के मोहरे जो है इधर उधर हो जाते हैं, तो इसका मतलब किसी इशारे पे हुए हैं। इसका मतलब है उससे पहले कुछ तय पा गया है कि जी अगली हुकूमत जो है वो कौन चलाएगा और कितने अरसे के लिए होगी और क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं समझता हूँ अभी इन चीजों के ऊपर फैसले नहीं हुए, अभी ये अप इन द एयर है। और बजट का जो टाइम है वो आ रहा है, बड़ी करीब आ रहा है। आ, और बजट के दौरान फिर डिबेट भी होती है, फिर पास भी होता है, और हुकूमत की यही कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी बजट को पास किया जाए। तो क्योंकि ये फैसले भी हुए नहीं है, हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं चीजों के ऊपर गौर करना था कि अगर कुछ करना है तो इस वक्त करना चाहिए, और क्या जहांगीर तरीन के लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्या वो खड़े होंगे नहीं होंगे। हम सबको पता है कि वो एक दूसरे के रास्ते में तो हैं, और क्या एक दूसरे के साथ वादे कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या कुछ बात बन रही है, पक रहा है कुछ, अभी वो प्रीमेच्योर स्टेज है। तो मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दिया है कि ये जो डट गए हैं ना कि हमने जाने नहीं देना बाहर। देखिए, टेलीफोन के ऊपर लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, ये सामने सामने बैठ के प्रोज एंड कॉन्स, ये वो, फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या वादा किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये सारी बातें आमने सामने बैठ के होती हैं। और तो वो अभी मौका नहीं मिल रहा, और कोशिश यहाँ यही है कि वो जल्दी से जल्दी हो। आपने देखा, जैसे ही उनको वो बेल हुई और उन्होंने अप्लाई किया टू लीव, उनको फौरन ऐसे करके उनको इजाजत मिल गई। तो ये भी बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट है, इस मुल्क में इस किस्म की बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स होती हैं। जी, सोलंकी साहब, आप कुछ इजाफा करेंगे? जी। अ, नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज जब लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें जमा कराई गईं शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से, तो उसमें एक दरखास्त तो थी तौहीन अदालत के हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने तौहीन अदालत की है, और नाम लिए गए उसमें डीजीएफआईए के और जो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स वगैरह। लेकिन उसमें बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म, शहज़ाद अकबर वगैरह उनके नाम नहीं थे। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से एक पॉलिसी है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे चीज़ें जो है वो फ़ौरी तौर पर वो समाअत उनकी नहीं हो सकती। काफ़ी रिड्यूस्ड स्टाफ के साथ कोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए उस पे ऐतराज़ लगा के रजिस्ट्रार ने वापस कर दी। लेकिन दूसरी जो दरख्वास्त थी वो एडमिट हो गई और कल उसकी समाअत है। वो है अमल दरामद, कि जो कोर्ट ने फैसला किया था कि इनको जाने दिया जाए, उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट पर वो हो। लेकिन बात तो वही वही है, और वही जज होंगे बाकर नदफी साहब कल जब वो हियरिंग होगी, तो उसमें इस पर गुफ्तगू होगी कि भाई
हमने एक फैसला किया था, उसके अमल दरामद का क्या हुआ? तो वो बात जो है वो घूम के फिर वहीं पे आ जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तौहीन अदालत पे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज दरखास्त जमा हो गई है। अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समाअत की कोई तारीख नहीं दी। वो जब देंगे तो पता चलेगा, वो 3-4 रोज बाद होती है, 1 हफ्ते बाद होती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जिसने फैसला किया था, उसमें कल से काम जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ ये मालूमात देना चाह रहा था सेठी जी, साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसी मौज़ू के ऊपर आखिरी फाइनल जो है सेठी साहब आपसे कमेंट ये लिया जाए कि देखिए, अगर इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो मुसिर है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं जाने देना, ज़ाहिर बात है उनके लिए बड़ी एक एम्बैरेसमेंट भी होगी कि नवाज़ शरीफ भी चले गए हुए हैं, शहबाज भी आ जा रहे हैं, उनका सारा करप्शन का जो नैरेटिव है वो पिट जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कुछ लोगों की आशीर्वाद या थपकी हासिल है, पावरफुल लोगों की। तो इन दोनों तो अगर ये फिर शहबाज शरीफ का केस जो है ये तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है कि सिस्टम के अंदर जो है वो इस वक्त एक टेंशन है। और ये टेंशन अगर जब माजी में होती थी तो आपको पता है कि पलड़ा किसका भारी होता है और कौन जीतता है। मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा आप इलैबोरेट करें कि क्या वाकई इसमें जो है ये दो पोल अपोजिंग साइड्स पर हैं, या ये भी कुछ एक अप इन द एयर वाला मामला है जो आप नहीं, कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल ये अप इन द एयर वाला मामला नहीं है। वो कहते हैं नको नाक हो गए लोग। ये मैं नहीं कह रहा। तो बात ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, जिसके ऊपर बहुत बड़े डिफरेंसेस नजर आए आपको, और वो खुल के बाहर आ गए। मैं हवाला देता हूं, अभी हाल ही में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम स्पीच दी थी, और उसके बाद फिर सहाफियों को बुला के एक लेक्चर भी दिया कि अब हमने नॉर्मलाइज करना है हिंदुस्तान के साथ। और ये लोगों ने यहाँ तक बात कही कि ये एक पैराडाइम चेंज आ रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर। और वो अब ये कह रहे हैं कि मईशत की तरफ तवज्जो देना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देना है, और ये जो जंगजू किस्म की जो रियासत हमने बनाई है इससे एक कदम पीछे हटना है, और इसमें अब हिंदुस्तान को जरा न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज बड़ा अग्रेसिव हुआ। और उसमें हमने शायद कश्मीर जो है उसकी नाम तो हम जरूर लेंगे, मगर बात को आगे भी बढ़ाना है। अब जब तक कश्मीर तय नहीं हो जाता तो सारी बातें रुक नहीं जानी चाहिए। इशारा इसकी तरफ था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, पहले तो तबसरे शुरू हो गए कि जी ये आर्टिकल 370 की क्या हैसियत होगी, क्या वो वापस जाना पड़ेगा इंडिया को, वो मोदी साहब को आ, फिर जाके बातचीत होगी, या वो रहेगा और फिर कुछ और हालात थोड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे, हेल्ड कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स बेहतर हो जाएंगे, तो फिर बातचीत हो सकती है, कुछ तजारत हो सकती है। मगर आपने देखा उसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए। ये हुकूमत तैयार नहीं है ये बयानिया को अपनाने के। मिलिट्री लीडरशिप खुद ये बयानिया नहीं चला सकती, उसको चाहिए एक सियासी लीडरशिप जो इस बयानिया को अपनाए और फिर अवाम तक लेके जाए और उसको डिफेंड करे, प्रोटेक्ट करे और एक्सटेंड करे। और आपने देखा पहले खान साहब ने वो ट्रेड के ऊपर, हाँ हाँ ठीक है कर लो, 2-3 आइटम्स, कॉटन एंड व्हीट, कॉटन एंड शुगर। उसके बाद फिर काबीना के अंदर शोर पड़ गया कि नहीं नहीं हम तो मारे जाएंगे, लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, कहेंगे आपने फिर यू टर्न कर ली, कश्मीर की बात ही नहीं की। तो फिर इन्होंने यू टर्न करके कहा नहीं 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 हम तो नहीं, जब तक वो प्री अगस्त 2019 की जो पोजीशन है, जब तक वो नहीं आएगी तो हम हिंदुस्तान को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो उधर वो आर्मी चीफ कह रहा है हम नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर लिखा भी था और तबसरा भी किया था, और हमारा अनवान भी यही था इस प्रोग्राम का कि हमने कहा था गुड मूव बैड अप्रोच। याद है आपको? जी बिल्कुल। और कि अच्छी तजवीज है आर्मी चीफ साहब की नॉर्मलाइजेशन की, मगर जो अप्रोच कर रहे हैं जिस तरीके से, वो नहीं चलेगी। और वो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत पे आपको उसको कह रहे हैं कि वो इसको अपनाए और इसको चलाए, और वो किसी पोजीशन में नहीं है चलाने के लिए, वो तो बदनाम हो गए सारे पाकिस्तान में। अब जो एक इतनी सी चीज रह गई है वो आप इनसे करवाना चाहते हैं? वो तो लोग या ऑपोजिशन खा जाएगी इनको,
लोग भी खा जाएंगे, कहेंगे बिकू बिकू बिकू, कश्मीर बेच दिया, कश्मीर बेच दिया। तो ये ही डिस्कशन काबीना के अंदर हुई और उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो लुब्बे लबाब मेरी बात का ये है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसके पीछे बड़ी इंटरनेशनल सोच भी है और शायद कोई कमिटमेंट्स भी थी और कुछ अंदर भी डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि अब ये करना जरूरी हो गया हमारे लिए, हमें स्पेस चाहिए ब्रीदिंग के लिए ताकि हम ये सारा जो खिलारा है इसको निबट लें, समेट लें। तो खान साहब नॉट ऑन द सेम पेज, खान साहब भाग गए। आखिरी स्टेज ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऊपर नीचे हो रहे थे, कभी कह रहे थे कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, कभी कह रहे थे नहीं नहीं हर हम तो कश्मीर वाला वही हमारा पुराना मौकफ है। और आखिर में क्या हुआ, खान साहब ने खुद आके ये कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम प्री अगस्त पोजीशन से कम हटें, ये सब कुछ इनको वापस लेना पड़ेगा, उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी। अपने आप को तो बचा लिया, मगर वो जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे थे, एक पूरी इतनी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट, तो वो आपने उसको अपनाया नहीं, आपने सपोर्ट नहीं किया। और भी इश्यूज हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव था आर्मी चीफ का। और सारी इतला के मुताबिक पीपल आर अनहैप्पी, वो खुश नहीं है कि यार ये क्या किया। और हम आपको हमेशा इस प्रोग्राम पे हम ये कहते रह गए, इस किस्म का अगर आपने इनिशिएटिव लेना है, इतनी बड़ी यू टर्न लेनी है और उसके लिए कुछ लॉ ऑफ नेसेसिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर को छोड़ रहे हैं, नहीं, मगर फौरी तौर पे कुछ आप इस किस्म के कदम उठाना चाहते हैं जिसके साथ टेम्परेचर लोअर हो, नहीं तो बहुत नुकसान ना हो जाए हमारा, और कश्मीरियों का तो नुकसान हो ही रहा है, उनको भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। तो ये बयानिया जो है, सवाए एक बंदे के इस मुल्क में ये बयानिया चला कोई नहीं सकता, और वो बंदा है जिसको आपने गद्दार कहा है। और उसने कहा है क्योंकि उसने उस वक्त 3 साल 4 साल पहले ये बात कही थी कि जी यही एक रास्ता है अब नॉर्मलाइजेशन का, और आपने उसको इंडिया का एजेंट बना दिया और कहा जी उसके तो कारोबारी ये है वो है वगैरह। उसी के साथ सारी आवाम भी खड़ी है। ये उसी का बयानिया था जो आज मिलिट्री लीडरशिप ने अपना लिया और कह रहे हैं कि हमें जरूरत है इस बात। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आपका जो तजवीज है वो अच्छी है, मगर आपकी जो अप्रोच है कि इमरान खान साहब से ये काम करवाना चाहते हैं, वो कर नहीं सकते। ना उनके पास इतना अकल है, ना उनके पास आवाम का सपोर्ट है, और इस वक्त बहुत उनकी बुरी हालत है, और वो तो बिल्कुल पिट जाएंगे अगर उन्होंने इधर हाथ भी लगाया इस चीज को। तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं थी कि जी पाकिस्तान और इंडिया, ये और भी इसके पीछे एक ग्लोबल कंपल्शन है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है बात कि अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है एस्टेब्लिशमेंट को जो कि उनको थ्रेटन ना करे, खसूसन उनकी लीडरशिप को थ्रेटन ना करे और इंस्टीट्यूशन को थ्रेटन ना करे, तो वो बिल्कुल खान साहब की खुदा हाफिज करने के लिए तैयार बैठे। मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मिल नहीं रहा है ऑप्शन जिसके साथ इंस्टीट्यूशन भी बरकरार रहे, वो सेफ भी रहे, उसके इंटरेस्ट भी बरकरार रहे, और उसकी लीडरशिप जो है इस वक्त वो भी महफूज रहे। और वो क्योंकि बयानिए मुख्तलिफ चल रहे हैं यहाँ, तो इसलिए वहां आके बात अटकी हुई है। मगर किसी न किसी स्टेज पे ये गिव इन हो सकती है, ये मतलब है कोई ना कोई एश्योरेंस मिल सकता है, कोई ना कोई गारंटी मिल सकती है। अब गारंटीज कहाँ से मिलती है? शहबाज शरीफ की गारंटी तो नहीं चलेगी ना, नवाज शरीफ साहब की तो गारंटी नहीं चलेगी ना। गारंटी चलेगी, सऊदी अरेबिया की गारंटी चल सकती है, अमेरिका की गारंटी चल सकती है, कतर की गारंटी चल सकती है, टर्की की गारंटी चल सकती है। तो गारंटीज तो मेरा ख्याल है प्रोवाइड की जा सकती है, मगर अब बात यह है कि वहां तक अभी तक बात पहुंची नहीं है, अभी बातें चल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ फैसले हो गए हैं, मगर कुछ फैसले रहते हैं, जो रहते हैं उसमें इमरान खान साहब ने टांग अड़ाई हुई है, और वो चैलेंज कर रहे हैं उनको, और उनको उसकी आगे बढ़ने नहीं दे ये तो आपने अब यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। रहे। आपका तो काम ही है कि मेरे मुंह से अपनी बात करवाना। तुर्की, कतर, सऊदीज, ये तो इंटरनेशनल थ्रिलर बन गया है सेठी साहब। देखिए रजा, ये पहली बार तो नहीं है ना, पहले भी तो गारंटीज मिली थी ना। बिल्कुल आपको याद है सऊदी अरेबिया की गारंटी थी, पहले भी थी, और फिर एक कतरी प्रिंस भी तैयार हो गया था कुछ एविडेंस देने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये बातें चलती हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ से डोमेस्टिक गारंटी से काम नहीं चलता, यहाँ इंटरनेशनल गारंटी चाहिए होती बिल्कुल। जी, तो हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो मरियम नवाज की जो जावेद लतीफ के घर जाना और जावेद लतीफ की गिरफ्तारी, हमने ब्रीफली इस पे बात भी की थी पिछले हफ्ते, आप भी मौजूद थे हमारे साथ। जी, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि ये इसकी पहले ये बात आ रही थी कि पीएमएलएन इतनी एक्टिव नहीं थी
जावेद लतीफ के साथ इजहार हाँ, यकजहती के और लिए। उसको अबेंडन कर दिया था, फलां-फलां इस तरह की बात। और मरियम जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई है, घर बैठ गई है, क्योंकि चचा जी बाहर आ गए हैं। फिर हमने देखा कि मरियम अपने जो करीबी रुफ़क़ा है, परवेज़ रशीद एंड कंपनी, उन लोगों के साथ वहाँ पहुँच भी गई और एक छोटा जलसा भी कर डाला। और फिर आज जो है वो जावेद हाशमी का एक किस्सा हुआ है, वो मखदू मखदूम रशीद मुल्तान के करीब उनकी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिमॉलिश किया गया है। तो ये जो अ, मतलब मरियम इज़ नॉट गोइंग अवे। नहीं जी नहीं, देखिए ना, बात ये है कि जब ये जावेद लतीफ साहब की बात हुई तो उससे सबसे पहले उसके ऊपर बोलने वाले जावेद हाशमी साहब थे। उन्होंने एक दफा नहीं, 2 दफा बड़ी जबरदस्त किस्म की फायरी तकरीरें की हैं, स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और कैमरे के आगे बैठ के बातें भी की हैं। तो जब ये जावेद लतीफ का हुआ तो लोगों ने क्या देखा? एक तो देखिए, बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं मगर ऐसे नहीं होता जिस तरीके से जावेद लतीफ के साथ हुआ है। एक तो कितनी सख्ती के साथ उन्होंने कुछ कुचलने की कोशिश की, मगर दूसरी बात बढ़िया है कि जब जावेद लतीफ साहब को रिमांड के लिए लाया जाता रहा तो आपने देखा कि मजमा, और किस जज्बे वाला मजमा उनके साथ और उनकी हिमायत में आता, यहाँ तक कि एक एक दो दो फरलॉन्ग रिमांड कोर्ट से पहले ब्लॉकेट करने पड़ जाते और वो उसके लोग उनको मिलने के लिए, देखने के लिए और जज्बात दिखाने के लिए आते थे। ये बयानिया जो है ना, जिसके पीछे ये लोग खड़े हैं, यहां से बात चली है। अगर वहां उसको मिलने उसकी फैमिली आ जाती या 2-3 और आ जाते लोग तो यहां तक ये बात पहुंचनी नहीं थी। मगर देखा नून लीग वालों ने ये देखा कि उनकी तरफ से तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, उनकी तरफ से तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और उनकी तरफ से तो ना ही बुलावा था कि भाई आइए इसके लिए। उनके अपने सपोर्टर्स, उनके अपनी आवाम, वो उनकी हिमायत के लिए बाहर निकली और जो जज्बा था वो आपने देखा, वो हम सब ने देखा। जब हमने देखा तो हम सब के जहन में एक बात आई, यार ये अवाम का अगर ये जज्बा है तो ये अगर मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो वहां ना पहुंची तो ये तो पिट जाएगी लाइन इनकी। उसके बाद अभी हम ये सोच ही रहे थे कि अब ये नून लीग वाले क्या सोच रहे होंगे, तो हमने देखा कि जावेद हाशमी साहब ने कुछ दंदनाती बातें कर दी उसी किस्म की, उसी उससे भी सख्त लहजे में। और उसके बाद हमने एक नई चीज देखी कि एक मुस्लिम लीग के तर्जमान या स्पोक्समैन के नाम पे एक ट्वीट आई जिसकी बेसिस के ऊपर मुस्लिम लीग ने अपने आप को दूर करने की कोशिश की कि जी हमारा कोई तल्लक नहीं है जावेद हाशमी साहब से। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। तो ये जो हम बात कर रहे थे ये बिल्कुल उसके बरक्स थी। उसके बाद फिर जो मेरी इत्तला के मुताबिक बैकलैश आई है, नून लीग के अंदर ये बात छिड़ गई कि यार ये तो हमारा ये जिस बयानिए के बेसिस के ऊपर आज हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, अगर यहां भी हमने रेजिस्टेंस ना की और खुल के ना आए तो हम तो मुझे ना लगे जाएंगे। इसी की वजह से तो हमारी अहमियत है इस वक्त। तो वो जो नैरेटिव है नवाज शरीफ साहब का, वो फिर से रिवाइव होने लगा। फिर आपने देखा कि पहले कदम में उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को उनके घर भेजा। पहले राना साहब गए वहां और राना साहब ने वहां जाके बातें की, मगर जरा तरीके के साथ। वो ये ऐसे करके नहीं, छाती छाती छा के वैसे बातें नहीं की उन्होंने। उन्होंने बड़ी एक सियासी बातें की कि ये है वो है, ये है वो है। और मतलब है, उसके बाद फिर देखा कि वो अभी रिएक्शन बैकलैश आ रही है कि मरियम क्यों चुप है, फलाने नवाज शरीफ क्यों चुप है। उसके बाद ये हमें पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जावेद लतीफ साहब के घर फोन किया लंदन से और हाल वाल पूछा और उनको वहां उनकी फैमिली को तसल्ली दिलाई कि भाई हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप हम साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मरियम औरंगजेब को भेजा गया। वो गई, जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, कि रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं आता। फिर मरियम औरंगजेब गई। उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि अब तैयार हो गया सब कुछ, अब मैं जाऊंगी। और जब वो गई हैं तो जाहिर है मरियम अगर जाएगी तो अगर जावेद लतीफ साहब के लिए 2000 लोग निकलते हैं तो मरियम के 5 या 10,000 लोग निकल आएंगे। और वो भी बुलाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बुलावा नहीं था, वो स्पॉन्टेनियसली निकली। खुर्रम दस्तगीर खान साहब
जो कि उस इलाके के बड़े हैं, जिनको चाहिए था इसको ऑर्गेनाइज करना, उनके पास तो टाइम ही नहीं था। जल्दी से फैसला हुआ 2 दिन पहले कि जाना है अब, और चुप करके उन्होंने फैसला किया और जाना है। और बस लोगों को जब पता चला, उस दिन 12 बजे लोगों को पता चला कि मरियम आ रही, और फिर लोग पहुंचे। वो पहुंचे और ऊपर भी थे, नीचे भी थे, सड़कों पे भी थे। फिर आपने देख ही लिया जो कुछ हुआ। तो मरियम ने के पास उस वक्त जब अवाम का ये रिस्पांस था, तो फिर मरियम ने वही बात करनी थी जो उन्होंने की। और उसके साथ 2 चीजें हो गई। एक तो ये कि वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम और नवाज वहां डटे हुए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, बड़ी सख्त बातें कही हैं। और ठीक है, नाम नहीं लिए उस तरीके के साथ, वो तो मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं थी, मगर ये बता दिया कि हम वहीं खड़े हैं, आप पीछे हटे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मरियम ने अपनी दलेरी के साथ और बड़ी खुल खुल के बातें की है वहां कि गद्दार होते कौन है, तारीख सुना दी आपको। तो बात यह है कि सो दैट नैरेटिव, मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव इज अलाइव। अब जो अगला सवाल आपका था उसका जल्दी से मैं जवाब दे दूं, फिर विल मूव ऑन। वो ये कि अब शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो एक मेरा ख्याल है एक पैगाम, स्टेटमेंट सा दिया था, सख्त था, मगर मतलब है कि वो जाहिर है उस किस्म की बात तो नहीं थी जो मरियम की बात। और अब शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद भी जाना है, अगर वहाँ मीटिंग्स हैं, अगर उनको इजाजत नहीं मिलती फौरी तौर पे जाने की, तो वो अब इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ मीटिंग्स हैं उनकी, वहाँ पीडीएम का मामले हैं, ये सारी चीजें हैं, वो भी वो डिस्कस करेंगे। फिर और भी मुलाकातें आज होंगी ना। उन्होंने तकरीर की है कौमी असेंबली के फ्लोर पे, हाँ, एज अ लीडर ऑफ द आप लोग अपोजिशन, फलस्तीन पे और दूसरे इश्यूज पे बात की है। और जैसे रजा कह रहे हैं, और भी खुफिया मुलाकातें हो सकती है। कौमी असेंबली असल बात करे जहां आपके हुड में मुलाकातें होनी है, तो वो बात, असल बात तो वो है। चले जी। हाँ, बहरहाल अब छोड़े ना, वो इस्लामाबाद जब बंदा जाता है तो कुछ ना कुछ, जाहिर है वहां क्या बात होगी, वहां यही बात होगी। मैं अगर बैठा हूं उनकी जगह पे, मुझे तो नहीं पता, मेरी चिड़िया वहां तक तो नहीं पहुंचती, मगर आप हम सब जो हैं, जिन्होंने 1+1 करके 2 तो बना ही लेते हैं कभी कभी, तो वो हम यही कहेंगे जी कि वो कहेंगे जी देखें जी, मैं तो तैयार था जाके करने के लिए, आपके मोरे ने ये सारी रुकावटें कर दी है। वो आगे से कहेंगे हाँ मगर देखे ना, वो तो होना ही था, मगर आप फिक्र ना करें, वो तो हम क्लियर कर ही लेंगे, मगर देखे ना ये मरियम ने जाके फिर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी बहुत बातें चलेंगी, ये होता है नेगोशिएशन के अंदर, आपने ये किया, आपके बंदे ने ये कर दिया, फलाना हो गया, आपको कहा था चुप करें, वो कहेंगे जी मेरे हाथ में क्या, आप मेरे साथ ये करेंगे तो फिर यही बयानिया आएगा। आप अगर अपना बयानिया पूरा नहीं करते तो फिर दूसरा बयानिया आ जाएगा। तो ये चीजें चलती है नेगोशिएशन के अंदर, तो ये कश्मकश है, सियासी कश्मकश है, ये चलेगी। और आज ही ये जावेद हाशमी के साथ जो उन्होंने किया है, तो उस पे भी मरियम खामोश नहीं रही। अभी हम उनकी ट्वीट भी दिखा रहे थे कि जावेद हाशमी साहब की चादर चार दीवारी पर हमला एक नीच हरकत है और घटिया सोच और ज़हनियत की अक्कास है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है, उस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती ताकत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह फतेह हक और सच की होगी। ये मरियम ने आज ट्वीट किया। तो वो जावेद हाशमी से जो अलग होने वाली जो बात थी, वो अलग होने की बजाय उन्होंने उनके साथ वो जाके यकजहती दिखा दी है। अच्छा, ये अंबर रहीम शमसी हमारी कॉलीग हैं, वो ये पूछ रही हैं नजम साहब के ये जो सऊदी अरेबिया के दौरे से तो ये वाजे हो जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट और आईके को एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जरूरत है, आईके को है या नहीं है वो मैं समझ रहा हूँ, आईके को कोई जरूरत नहीं है। आईके की जो रवैया रहा है वो तो कुछ और ही रहा है, उन्हीं की वजह से तो ये लड़ाई झगड़े सऊदी अरेबिया के साथ हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट तो पहले दिन से, और हमने यहाँ डिटेल में ये डिस्कस किया कि पहले दिन से कह रहे हैं यार बना के रखो इनके साथ, और वो जो है वो किसी और टेंजेंट पे जा रहे हैं, कभी मलेशिया, अभी फिर महाजर को फोन कर रहे थे जी, कल परसों, हाँ कल परसों फिर कर रहे थे, जबकि महातिर के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, फारग है, वो बाहर बैठा हुआ और उसको फोन कर रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि एमबीएस जो है वो क्या सोच रहा होगा, और वो भी देख रहे हैं ना कि ये इमरान खान जो है ये इज नॉट ऑन द सेम पेज, और वो खान साहब का अपना एक है, तो ये तो यहाँ भी तो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है ना। तो ये कि जी पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की जरूरत है, सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत है,
जो पहले हमारा ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान के लिए से वो यमन के लिए वो चाह रहे हैं कि हमें कोई ट्रूप्स मिले, अब वो खाते खत्म हो गए हैं। अब सऊदी अरेबिया भी थोड़ा आइसोलेट हो गया है, उन्हें भी अब पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान को भी उनकी जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत को एक्सप्लेन करने की मतलब नो नीड फॉर दैट। तो इसीलिए वहां से एम्बेसडर साहब की छुट्टी करा के एक फौजी को भेज दिया गया, और वो भी बहुत सीनियर फौजी जो एक्स चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, और वहां एक रहील शरीफ साहब बैठे हुए हैं, और इधर से जनरल बाजवा आते जाते हैं और जनरल फैज आते जा रहे हैं। तो मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी क्लियर है कि दे नीड सऊदी सपोर्ट, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट अदर सपोर्ट ऑल्सो। ये अफगानिस्तान के मसले भी आगे आ रहे हैं, उसमें भी उम्मा को साथ लेके चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। याद रहे आपको कि 90s के अंदर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो कितने अकॉर्ड हुए थे, पिशावर अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये मुजाहिदीन के साथ। तो कहाँ जाके वो होते थे, अंगूठे लगते थे, रियाद में जाके अंगूठे लगते थे उसके। तो ये सारी चीजें हैं इस वक्त पॉट के अंदर, और इमरान खान साहब इज नॉट प्लेइंग द गेम। अच्छा, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान जो हैं जुबैर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले तो कहा था जी हमारी तो दोस्ती हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला ठीक हो गए हैं। और एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जावेद लतीफ का घर पे जो बातें हुई हैं, जो आप दोनों भी बात कर रहे हैं, तो जरा इसको भी गुत्थी सुलझाएं। देखिए मेरा ख्याल जुबैर साहब, मेरा ख्याल है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस किस्म का सवाल आया तो मुंह से कोई बात निकल गई, मगर वो सच ही होगा। अब उन्होंने ये मतलब उनका ये था कि राब्ते हैं। आपको पता है इस प्रोग्राम में मैं भी एक दफा नहीं काफी दफा कह चुका हूँ कि राब्ते होते हैं, राब्ते चलते हैं, और राब्ते ज्यादातर उस वक्त होते हैं जब आप जेल में हो फिर ही जाके। तो राब्ते तो हैं, और जुबैर साहब की एक फैमिली रिलेशनशिप भी है आर्मी चीफ के साथ, कुछ आन जान भी है वहां, तो राब्ते तो हैं। सुलह हो गई है, मेरा ख्याल है वो लफ्ज सुलह किस चीज की सुलह, लड़ाई किस चीज की है। तो इसका ये मतलब था कि कोई सेटलमेंट हो गई है कि जी आगे जो आने वाला दौर है उसके अंदर फलाना यहाँ होगा, फलाना यहाँ होगा, फलाना यहाँ नहीं होगा, और इनको आप हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ तक ये चलेगा, ये सारी बातें। मगर मैं समझता हूँ ये डिस्कशंस तो होंगी, मगर क्या कोई फाइनल कोई चीज सेटल हुई है कि नहीं, मेरा ख्याल है अभी वो आखिरी स्टेजेस पे है। अब मैंने इशारा ऑलरेडी कर दिया है कि इशू बना हुआ है गारंटीज का, इलेक्शन होगी, कब होगी, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, कैसी होगी, और अब आपको एक और ही शोषा चल जाते जाते कर जाऊं ताकि थोड़ी सी हरकत हो जाए। बात यह है कि मैं शुरू में मैंने कहा आपसे कि अगर बजट नहीं पास होता तो एक नया लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। वो अगर इत्तेफाक नहीं होता उस लीडर के ऊपर, एक दिन इधर से आते हैं उधर से आते हैं, पीपल पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, जो जागी तरीन के लोग नहीं मानते, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता इनको, तो फिर क्या होगा? क्यों जी सोलंकी साहब, बताए ना फिर क्या होगा? You will have a constitutional crisis. Exactly. फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जब होती है तो कहां जाते हैं आप हल के लिए? फिर आप जाते हैं अदालत में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। वेल राइट, फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं आप? चलिए चलिए, ये बड़ी मजे की, अब मैं आज लीडिंग यू ऑन। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप कहते हैं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है। फिर रास्ते बांग्लादेश मॉडल की तरफ भी जाते हैं, फिर रास्ते निकलते हैं। वेल डन, फिर रास्ते निकलते हैं। अब यहाँ ये है कि ये ना हो कि इनको ले वहां तक ले जाया जाए, वहां जाके कोई सोल्यूशन ना निकले, खान साहब की जो हो जाए छुट्टी, आगे सोल्यूशन कोई ना निकले। तो जब सोल्यूशन नहीं निकलेगी तो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर वहां से सोल्यूशन लेके आएंगे, और वो सोल्यूशन ऐसी हो सकती है जो कि शायद किसी को पसंद ना आए। खान साहब तो खैर बाहर हो गए, इनको भी शायद पसंद ना आए, फिर क्या होगा? तो ये सीरियस किस्म की चीजें हैं। आपको याद होगा जुल्ला कोर्ट, अफजलुल्लाह कोर्ट, जनरल असलम बेग, क्या आपको याद होगा? इलेक्शन वो की सारी डेट जो है जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हालांकि जुनेजो साहब की असेंबली, उनका हक बनता था कि उनको बहाल करें, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, फैसला गलत था लेकिन बहाल नहीं होगा, नया इलेक्शन कराओ। जी 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 बिल्कुल। कोर्ट जो चाहे कर सकता है जी, जो चाहे कोर्ट कर सकता है। और अगर उस वक्त जैसे चेयरमैन और सैयदी साहब, लेट मी करेक्ट यू, कोर्ट और नामालूम अफराद मिलकर
नहीं यार, आप छोड़ दो ना, अब कोर्ट की बात है। चलिए कोर्ट के कोई तस्लीम नहीं करता ना मालूम अफराद अच्छा को। कोर्ट अच्छा कोर्ट अपने बातें करता चलिए है। अच्छा पीछे हट चलिए जाए मैं आप, एक सॉरी सॉरी करके सवाल पीछे हट जाए आप फौरन। हाँ। अच्छा हमारे व्यूअर्स जो हैं अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ आ भी जाते हैं तो क्या वो अब आपको पता ना ये जो आप जिन लोगों की बात करें ना जो बड़े मोबिलाइज हुए हैं मरियम और नवाज शरीफ की वजह से आपने कतरा कतरा समुंदर भरना है आहिस्ता आहिस्ता। रातों रात बटन दबाने के साथ इतना पावरफुल इदारा अपनी सुप्रेमेसी नहीं छोड़ेगा, मगर इसके साथ काम करना पड़ेगा, इसको पीछे धकेलना पड़ेगा, और इसकी अपनी मजबूरियां भी होंगी और आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। ये बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मगर हम लोगों को सिखाया गया है कि ये देखें कि कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। दुरुस्त दुरुस्त और इसमें हकीकत डायलेक्टिक्स इसको कहते हैं। इसकी हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी बदनाम हुई है और इंस्टीट्यूशनली बदनाम हो चुकी है कि उनको पीछे हटना पड़ रहा है। ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये पीछे हटना पड़ रहा है। ये ऊपर से जो टफ लाइन है, ये ऊपर से टफ लाइन है, अंदर से ये पीछे हटना पड़ रहा है। और ये पीछे आहिस्ता 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 पीछे हटना पड़ेगा। इसमें अप्स एंड डाउन होंगे, कभी फिर वापस आ जाएंगे, कभी फिर आप ये गलती करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज पीपल्स पार्टी पहले दिन से एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मजबूरी के तहत के उनको टाइट कर दिया गया, वो टाइट हो गए बेचारे, उन्होंने कुर्बानियां भी बड़ी दी। नवाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंडेड अप एज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान प्रो एस्टैब्लिशमेंट जिस दिन बाहर जाएंगे ये भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो रह के गया पीछे, पीछे क्या रह गया? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप इसको इस तरीके से देखें। ये नहीं कहो जी सिविलियन सुप्रीमेसी आ रही है, आप इंतजार करें, सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी इवेंचुअली। अगर जमहूरियत चलेगी और इकोनॉमी चलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और करप्शन खत्म होगी, आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुप्रीमेसी और परफॉर्मेंस एंड मेच्योरिटी के ऊपर आएगी। मगर ये एक लंबी जद्दोजहद है। फिर से ये जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता फिर से शुरू होगा सिविलियन सुप्रीमेसी, और वो इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगी। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी मेजर स्टेप दैट वी हैव टू टेक। बिल्कुल सची ये साहब, मैं ये पिछले 2-4 रोज से एक खबर आ रही है चौधरी निसार अली खान के बारे में कि जी वो आजकल में हल्फ उठाएंगे, वो 3 साल होने वाले हैं, और उससे लोग बहुत सारे नजरियात घड़ रहे हैं कि जी वो कहीं पीएमएलएन में शामिल हो जाएंगे, दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या इमरान के साथ जाएंगे, या क्या वो कोई रोल प्ले करने वाले हैं? आपको कुछ लगता है? देखिए, चौधरी निसार बड़े करीबी साथी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, और अभी भी हमदर्दियां हैं। मगर मेरा अपना जो ख्याल है वो है, ये है कि चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे नहीं चल सकते अब। अच्छा, अब इसके किसी वक्त इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है, मगर चौधरी साहब का ये सिचुएशन ये है कि वो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ। अब सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद कोई ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस लाए तो उसका एक ही मकसद होगा कि चौधरी निसार को रोका जाए। बिकॉज वो इमरान खान ये नहीं चाहेगा कि एक और मोरा आ जाए जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और एंटी मतलब वो तब्दीली के लिए वो भी एक अपने आप को पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी साहब, चौधरी निसार काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मगर इमरान खान नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। इसलिए अगर चौधरी साहब असेंबली में आके ओथ ले भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई अहम रोल मिलेगा। वो विंग्स में बैठेंगे, वो कोई किसी किस्म की वो है ना लपक के किसी एक मेजर रोल में नहीं आ सकते इस स्टेज पे। ना चौधरी हजरात उनको आने देंगे, वो अपनी टर्फ को बड़ा गार्ड करेंगे इन द करंट सिचुएशन, और जो आगे सिचुएशन आ रही है उसके अंदर नवाज शरीफ अपनी टर्फ को बड़ा केयरफुली गार्ड करेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि चौधरी निसार साहब ओथ लेने के लिए आ सकते हैं, ओथ ले भी सकते हैं, मगर क्या उनका कोई एक्सटेंडेड रोल हो सकता है? शॉर्ट टर्म रोल बड़ी, यहाँ समरसॉट्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर मैं नहीं समझता कि उनके लिए इस वक्त कोई अहम रोल की तैयारी हो रही है।
राइट। अलबत्ता इमरान खान साहब शक जरूर करेंगे कि ये ना हो कि ये कोई और घोड़ा को लाने की कोशिश कर रहे हैं और बुज़दार को हटा के चौधरी निसार आ जाएं, क्योंकि उनके एचएसएन कॉलेज के जमाने के बड़े तल्लुकात हैं और आपने देखा धरने के जमाने में 2014 में भी चौधरी निसार साहब ने बड़ी उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट की, और आ जाएं आ जाएं आ जाएं और आगे आ जाएं वगैरह वगैरह। और ये भी याद रहे कि चौधरी निसार ने रेंजर्स भेज दिए थे पीपल्स पार्टी को कुचलने के लिए, और वो भी नवाज शरीफ के गले पड़ गई थी वो बात, वो पीपल्स पार्टी आज तक नहीं भूली। बिल्कुल, बिल्कुल। सेठी साहब, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि हम इज़राइल और पैलेस्टाइन के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लें। मैं एक कमेंट जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, ये नईम मलिक साहब का कमेंट है और वो जावेद हाशमी के हवाले से उन्होंने कहा था कि लड़ना बनी इस्राइल से था, लेकिन गलती से बनु इस्माइल की ज़ैली शाख बनु हाशिम पर चढ़ दौड़े। गलती छोटी है, माफ़ कर दो। तो ये ऐसे ही कमेंट है। अच्छा, हाँ, पर आप हमें थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स भी ज़ाहिर-सी बात है ये देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, और ये बताइए कि ये जो पैलेस्टाइन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट जारी है, इसके लिए क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड कुछ कर सकती है? ओआईसी कुछ कर सकती है? इसका क्या, हमारी तरफ से क्या पोज़ीशन होनी चाहिए? अभी कुछ माह पहले पिछले साल एक बात चली थी कि सऊदी अरेबिया, यूएई बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर के इजराइल के साथ कोई तल्लुकात क्रिएट किए जाए। अगर आप रिकग्नाइज नहीं भी करते, मगर कुछ काउंसलर, कुछ ये वो, कुछ थोड़े बहुत तल्लुकात बनाए हम, और हम इजराइल की, क्योंकि उन्होंने तो, सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने तो तल्लुकात बना लिए हैं इजराइल के साथ। रिकग्निशन नहीं हुई मगर बना लिए, जहाज शाज आने शुरू हो गए, टूरिस्ट आने शुरू हो गए यूएई में वगैरह वगैरह। और यहाँ भी बहस चली थी, और मुझे याद है कुछ सीनियर सहाफियों ने भी कुछ ट्वीट शीट्स मारी थी कि जी क्या क्या हर्ज है, इंडिया से, इसराइल और इंडिया के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनको थोड़ा सा दरार डालनी चाहिए उसके अंदर, हमें भी कंसिडर करना चाहिए इसराइल के साथ जरा तल्लुकात बनाए। अब आप देखिए हालात कहाँ चले गए कि वो लोग जो कि इसराइल के को रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहे थे, ओआईसी के लोग, वो आज ओआईसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना पड़ा। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो तो आउटरीच है या नहीं है, जिस तरीके से उनके हुक्मरान तबके हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी आउटरीच हुई हुई। सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो मुसलमान मुल्कों में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे लंबे चौड़े, वो तो कोई पेरिस में हो रहा है, कोई लंदन में हो रहा है, कोई वॉशिंगटन में हो रहे हैं, कोई जर्मनी में हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे है, क्योंकि उसका हुक्मरान तबका तैयार नहीं है टक्कर लेने के लिए एक इतने बड़े अमेरिकन एलाई के साथ, क्योंकि हम लोग सारे उस जंजीरों में फंसे हुए हैं, अमेरिकन जंजीरों में। हमारी मैशत नहीं चलती, मैशत चले तो कोई जंजीर की जरूरत नहीं है, आपको डिपेंडेंसी होती नहीं है, मगर आप 70 साल में टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें ये कहा जाता है यार वो जीएसपी प्लस हो गया, फारग हो गए, तुम मारे गए, उस एफएटीएफ की वजह से कोई सैंक्शंस लग गए फाइनेंशियल, तो मारे गए, बैंकरप्सी हो जाएगी। अभी हाल ही में शौकत तरीन साहब ने ब्रीफिंग दी है, और उसमें ये कहा है पावर्स दैट बी को कि जी अगर हमने 5-6% रेट ऑफ ग्रोथ अगले 10 साल ना किया तो आप फारग है अगले 3-4 साल में, कंप्लीटली कोलैप्स है आपका, एंड कोई हेल्प नहीं है कहीं से। और ऊपर से आप सुन ही रहे हैं कि चाइना के साथ इकोनॉमिक तल्लुकात जो है वो इस वक्त बिल्कुल रुके हुए हैं। चाइना नाराज है आपसे क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं, और आप प्रोजेक्ट्स के साथ गो अहेड नहीं दे रहे, और आप ये कह रहे हैं कि ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है कि चाइना के साथ रोक के रखो और हमारे साथ बात करो, और तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं यहाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इसराइल की कंडेमनेशन वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही है, दिन ब दिन वहां लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, वहां की जो हुकूमतें हैं वो अंडर प्रेशर आ रही है अपनी आवाम से, और मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट। इसमें कुर्बानियां हमेशा देनी पड़ती हैं, कुर्बानियां जब देंगे तो फिर ही जाके कोई लोग हिलते हैं, और ये कुर्बानी बहुत बड़ी फलस्तीन के लोग दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। मगर मुसलमान मुल्क में आपने क्या देखा, मेरा ख्याल है लाहौर शहर में लिबर्टी चौक के अंदर 100-200 बंदे आ जाएंगे। कहाँ गई आपकी मजहबी जमातें? क्या जब इराक के अंदर जंग चल रही थी अमेरिका के खिलाफ, तो यहाँ से तो लोग उठ उठ के दस्तों में जा रहे थे वहां लड़ने के लिए,
इराक में अमेरिका के खिलाफ। तो एक हमने वो भी देखा है। और अब हम क्या देख रहे हैं? टोटल इनएक्टिविटी, सिवाय ये कि बयानबाजी थोड़ी सी हो जाए, एक पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन हो जाए। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इस वक्त कोई जान नहीं है। जी, और बस दैट्स द प्रॉब्लम। असल अफ़सोस ही ये है। रज़ा, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था, और सेठी साहब अगर उस पे कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। आज शाह महमूद कुरैशी ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की फ़लस्तीन के मामले पर, शहबाज शरीफ की तकरीर के जवाब में, और उसमें वो कहने लगे जी 65 मिलियन मुसलमान हैं यूरोप में और उनको जो है वो कुछ करना चाहिए और फलां करना चाहिए। ये इससे बड़ी फ़लस्तीनी अवाम के साथ कोई ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती कि आप यूरोप के मुसलमानों को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, ऐसे वक़्त में जबकि दुनिया भर में तमाम लोग बगैर किसी मज़हबी और लिसानी और मुल्क की तख़सीस के फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और फ़लस्तीनी सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, फ़लस्तीनी ईसाई भी हैं। और जितना नुकसान अरबों ने और मुसलमानों ने फ़लस्तीनियों को पहुँचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। अच्छी सही कह आपने रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है। हम बिल्कुल आखिर में यही बात कहेंगे कि फ़लस्तीन का मसला मुसलमानों और यहूदियों का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। ये इंसानी हकूक का मसला है, ये इंटरनेशनल लॉ का मसला है, ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का मसला है। और इसी मसले पे हम देखेंगे तो दुनिया में लोग हमारा साथ देंगे, मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी। और इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त, हमारा वक़्त ख़त्म हो गया आज का, और इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।